हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें और जान सकें आज के इस टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो नई आर्थिक नीति को लेकर के है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आज की इस कक्षा की हम शुरुआत करें, क्या आप सभी तैयार हैं मेरे दोस्त? जल्दी से बताएंगे। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है ना? मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके, शुरू करें फिर आज की इस कक्षा को। फिर कमेंट नीचे कर देना यार। आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथियों। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो नई आर्थिक नीति को लेकर के होने वाला है। किसको लेने होने वाला है? तो नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति को लेकर के है। और इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं पता है? एनईपी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो नई आर्थिक नीति, या इसी को एनईपी बोल देते हैं। एनईपी, एनईपी का मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये थी मेरे साथियों 1991 में। ये कब से कब तक थी? तो 1991 में थी। अब नई आर्थिक नीति को अपनाने के पीछे की क्या क्या कहानी थी, इसे हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि नई आर्थिक नीति को अपनाने के पीछे की क्या कहानी थी। दरअसल सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, इस नई आर्थिक नीति से पहले हम देश के विकास के लिए कई सारी चीजें लेकर के आए थे। तो देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए हमने कई सारी योजनाएं देश के अंदर चलाई और कई सारी नीतियां हमने बनाई। जिसमें से एक नीति है मेरे साथियों औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आ गई बात समझ में? तो देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी औद्योगिक नीति भी लेकर के आए हम लोग। क्या लेकर के आए? औद्योगिक नीति, जिसे आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, है ना। तो हम कुछ औद्योगिक नीति भी लेकर के आए और इन औद्योगिक नीति से हमने क्या किया? इन औद्योगिक नीति से हमने देश का विकास या देश को बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, गरीबी से संबंधित समितियां रह गई है, कोई बात नहीं, मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रमुख समितियां, उसमें गरीबी से संबंधित समितियों के बारे में भी बता दूंगा, चिंता मत करना। तो हम कई सारी औद्योगिक नीति लेकर के आए मेरे साथियों। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। किस नाम से जानते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्योंकि उद्योगों में ही मेरे दोस्तों उत्पादन होता है, उद्योगों में ही उत्पादन होता है। और देश का विकास बढ़ावा देने के लिए, देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मेरे साथियों? तो ठीक है, एक मिनट। तो याद रखना है, देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए हम लोग औद्योगिक नीति को लेकर के आते हैं। और अगर हम बात करें प्रमुख औद्योगिक नीति की, तो मैं मोटा मोटा अंदाज आपको बता देता हूं कि प्रमुख औद्योगिक नीति कब कब आई। तो मेरे साथियों एक 1948 में औद्योगिक नीति आई थी, 1948 में, है ना। 1948 में मेरे साथियों एक औद्योगिक नीति आई थी। इस औद्योगिक नीति को आप किस नाम से जानते हैं? तो इस औद्योगिक नीति को आप औद्योगिक नीति 1948 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं मेरे साथियों औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहली इसके अंदर लिखेंगे।
औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति या औद्योगिक नीतियां कब कब आई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो 1948 में आई मेरे साथियों, आजाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में। दूसरी बार 1956 में भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, ठीक है। उसके बाद में मेरे साथियों 1977 में एक पॉलिसी लेकर के आए थे, फिर 1980 में लेकर के आए थे, और बाद में अंतिम रूप से मेरे साथियों 1991 में भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आए थे। आ गई बात समझ में? तो ये औद्योगिक नीति है देश का विकास को बढ़ावा देने के लिए। इन सभी नीतियों को लाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि देश का विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसी के साथ मेरे साथियों अभी वर्तमान में जो औद्योगिक नीति देश के अंदर चल रही है वो 2024 की औद्योगिक नीति है, याद रखना है 2024 की औद्योगिक नीति है। ये लेटेस्ट आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। ये जो नई आर्थिक नीति है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें था क्या, इसमें कहानी है, दरअसल वो कहानी आप सुनना। देखो, भारत सरकार की मैं बात करूं, तात्कालिक सरकार की मैं बात करूं, उस समय देश के अंदर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। किसकी सरकार थी मेरे साथियों? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे, और वित्त मंत्री का पद जो था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास में था। तो हमारे पास में आरबीआई के पास में एक गुल्लक होता है जिसे बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से आप इसे जानते हैं। आ रही बात समझ में? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से आप इसे जानते हैं, फॉरेक्स, विदेशी विनिमय भंडार। वो फॉरेक्स हमारा केवल और केवल 15 दिन के लिए बचा था, यानी कि अब हम विदेशों के साथ में व्यापार केवल और केवल 15 दिन के लिए कर सकते थे, ठीक है। कितने दिनों के लिए कर सकते थे? 15 दिनों के लिए कर सकते थे। तो अब हमारे पास में 15 दिनों के बाद व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, तो हमने, यानी कि वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा और पीवी नरसिम्हा राव तात्कालिक सरकार के द्वारा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास में मदद की गुहार लगाई गई कि यार हमारे पास में पैसा नहीं है, हमें कुछ मदद की जाए। तो इन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया, और मदद करने के साथ में एक सुझाव दिया कि अगर आप अपने देश की नीतियों में बदलाव करेंगे तो शायद हम कुछ मदद आपकी कर पाए। तो बोले देश की नीतियों में बदलाव का क्या मतलब है? आईएमएफ से पूछा गया, वर्ल्ड बैंक से पूछा गया, तो इन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब क्या था, सुनिएगा। उन्होंने जवाब दिया कि आपको आजादी मिली है 1947 में। जी हां, बिल्कुल मिली है। और 1947 में जब हमारे देश में आजादी हमको मिली तो हमने इकोनॉमी का जो स्वरूप अपनाया था, उसका नाम था समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या नाम था मेरे साथियों? समाजवादी अर्थव्यवस्था था। सुनना इस बात को, हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया था। कारण क्या था? कारण यह था कि अभी अभी ब्रिटेन से हम लोग आजाद हुए थे। इंग्लैंड भी एक कंपनी था पहले। आ रही बात समझ में? इंग्लैंड भी एक कंपनी थी पहले। मैं क्या बोल रहा हूं? इंग्लैंड भी एक कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। विजय, मैं बिल्कुल उज्जैन में ही हूं और आप बिल्कुल हमसे मिल सकते हैं। मैं आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, है ना, पर्सनल, और 4-5 मैसेज कर देना ताकि वो ऊपर आ जाए, तो मैं आपका मैसेज देख लूंगा और आपसे मिलने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, है ना, अगर आप उज्जैन में हैं तो याद ये रखना है मेरे साथियों कि 1947 में हमने जो इकोनॉमी का स्वरूप अपनाया था वो स्वरूप कैसा था? समाजवादी स्वरूप था। क्यों अपनाया था? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। क्या करने के उद्देश्य से आई थी? ये व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो व्यापार करने के साथ साथ इसने क्या कर लिया? हमारे देश के अंदर साम्राज्य स्थापित कर लिया, एम्पायर खड़ा कर लिया। तो अब हमें डर लग रहा था कि अगर हमने आजादी के बाद वापस से इन प्राइवेट कंपनियों को देश में आने की इजाजत दी तो शायद हमारे साथ पहले जैसा बर्ताव हो सकता है। आ रही बात समझ में? हमारे साथ पहले जैसा बर्ताव हो सकता है, ये हमने हिदायत दी इनमें। तो पहले जैसा बर्ताव न हो इसलिए हमने 1947 से लगा करके, है ना, जो आजादी के बाद से लगा करके हमने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया, जिसमें सरकार की प्रधानता होती थी। हर एक क्षेत्र में सरकार ही जिम्मेदार होती थी, सब कुछ सरकार ही करती थी। जब हमने 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के हम लोग आए, तब हमने मेरे साथियों हमारी इकोनॉमी का स्वरूप बदल लिया
और हमने अब मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाने की कोशिश की, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने इसमें अपनाने का प्रयास किया। इस अर्थव्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने इसमें अपनाने का प्रयास किया। और इसमें अब राज्य सरकार यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को हमने क्या किया, तो याद रखना है दोनों को हमने क्या किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया, साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया। 1991 तक आते आते हमने मेरे साथियों क्या किया, इन निजी क्षेत्रों को स्वतंत्रता तो दी थी 1956 में, लेकिन बहुत सारे बाधाएं लगा दी थी। बाधाएं का मतलब होता है बहुत सारे टैरिफ्स, बहुत सारी हमने कहे कि लाइसेंसिंग प्रणाली लगा ली थी, है ना। मल्टी विंडो सिस्टम से उनको होकर के गुजरना पड़ता था अगर उन्हें भारत में व्यापार करना है तो भारत में व्यापार करने के लिए कई सारे प्रतिबंध थे इन विदेशी लोगों को भारत में आने के लिए। तो मेरे साथियों 1991 में इन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमने जो नीति अपनाई थी उसी को बोलते हैं नई आर्थिक नीति। क्या बोलते हैं इसे, नई आर्थिक नीति। और ये नई आर्थिक नीति क्या है, जरा अब इसके बारे में हम यहां पर पढ़ने की प्रयास करेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम इसे कहते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझो चीजों को। तो नई आर्थिक नीति बोलते हैं इसको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी। और ये अपनाई गई थी 1991 में। नई आर्थिक नीति 1991 की नीति थी। इसी को मेरे दोस्त याद रखना, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एलपीजी नीति। किस नाम से जानते हैं, एलपीजी नीति। अब सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि सर ये जो एलपीजी नीति थी या नई आर्थिक नीति थी, इसको कब अपनाया गया था, इसको कब अपनाया गया था। तो मेरे दोस्त तिथि जरूर याद रखना है, 24 जुलाई 1991 को इसको अपनाया गया है। तो 24 जुलाई 1991 को इस नई आर्थिक नीति को अपनाया गया है। इसका अन्य नाम क्या था, है ना, इसका अन्य नाम क्या था, अगर पीडीएफ नहीं डली है तो डलवा दूंगा। इसका अन्य नाम क्या था मेरे साथियों, तो इसका अन्य नाम था एलपीजी नीति। क्या बोलते हैं इसे, एलपीजी नीति के नाम से आप इसे जानते हैं, जहां पर एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, लिबरलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, उदारीकरण। क्या बोल देते हैं इसे, उदारीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं, उदारीकरण। उदारीकरण अभी हम देखेंगे ये क्या चीज होती है, एक एक के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उदारीकरण आप इसे कहते हैं। दूसरा जो है मेरे साथियों उसे बोलते हैं पी, और पी का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन आप इसे कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है निजीकरण, है ना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। और जी का मतलब क्या होता है, तो जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। वैश्वीकरण किस नाम से जानते हैं मेरे साथियों, उसको वैश्वीकरण के नाम से भी आप इसे जानते हैं। अगर सवाल पूछा जाए, है ना, समितियों वाली पीडीएफ नहीं डाली है सर, अरे मैं डाल दूंगा भाई, डाल दूंगा, है ना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो नई आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति है मेरे साथियों, है ना, ये सवाल पूछा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, एलपीजी नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि ये जो नई आर्थिक नीति है ना, इसको किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था पहली बार, तो मेरे साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको पहली बार लागू किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको पहली बार लागू किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको पहली बार लागू किया गया था। योजना में पहली बार लागू किया गया, पहली बार लागू किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको पहली बार लागू किया। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कि इस समय देश के अंदर प्रधानमंत्री का पद किसके पास में था, तो पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव मेरे साथियों प्रधानमंत्री थे। फिर पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्री का पद किसके पास में था, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय मेरे साथियों कौन थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय किसके पद पर थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे।
नई आर्थिक नीति के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने बताया ना एलपीजी नीति इसे बोलते हैं, तो एलपीजी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए जरा सबसे पहला हेडिंग डालता हूं, उदारीकरण। उदारीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं, और उदारीकरण को हम लोग जानते हैं मेरे साथियों लिबरलाइजेशन। किसके नाम से जानते हैं? लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं आप इसे। तो लिबरलाइजेशन या उदारीकरण क्या होता है? लिबरलाइजेशन या उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उदारीकरण का मतलब होता है नियमों में छूट देना। क्या होता है? उदार रवैया अपनाना, है ना, विस्तारीकरण देना। इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो हम विस्तारीकरण भी बोल देते हैं इसको, विस्तारीकरण, एक्सपांशनरी, है ना। क्या बोलते हैं इसको? विस्तारीकरण के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? विस्तारीकरण, एक्सपांशनरी, विस्तारीकरण। विस्तारीकरण यानी कि इकोनॉमी को विस्तार देना, उदारीकरण का मतलब ये होता है। या फिर मेरे साथियों इसमें हम लिख सकते हैं नियमों को आसान बनाना, नियमों को आसान या सरल बनाना, नियमों को आसान या सरल बनाना। जो कठिन नियम थे विदेशी व्यापार के, उसको सरल बनाना, उसको आसान बनाना, इसको ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। कल वाली रिवीजन क्लास की पीडीएफ नहीं मिल रही है? देखो मैं पूछता हूं कहां पे रखी उसको, है ना। तो नियमों को आसान बनाना या सरल बनाना। फिर मेरे साथियों प्रतिबंधों को हटाना, ऐसा भी हो सकता है। जो बैन्स लगाए गए हैं, है ना, प्रतिबंधों को हटाना, प्रतिबंधों को हटाना। या फिर हम इसमें यह भी लिख सकते हैं लाइसेंसिंग प्रणाली को हटाना, लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग प्रणाली को हटाना, लाइसेंसिंग प्रणाली को हटाना, लाइसेंसिंग प्रणाली को हटाना, यह भी हम बोल सकते हैं मेरे साथियों। या नियमों को सरल करना, है ना, जटिलताओं को समाप्त करना। या फिर हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि विदेशी विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार को सुलभ बनाना। इसका मतलब यह सब होता है, विदेशी व्यापार को सुलभ बनाना। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्या चीज हो रही है? बेटा उदारीकरण का मैं मतलब समझा रहा हूं, क्योंकि आपकी परीक्षा में उदारीकरण के सवाल ऐसे ही आते, घुमा फिरा करके, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। प्रतिबंध का मतलब है बैन, जो लगे हुए बैन, रिस्ट्रिक्शंस है, उनको कम करना, है ना। देखो पहला जो मैंने लिखा था, बोल रहे अंग्रेजी में भी लिखो। विस्तारीकरण का मतलब होता है एक्सपांशनर, एक्सपांशनरी, एक्सपांशनरी, है ना। तो विस्तारीकरण करना, एक्सपांशन को बढ़ाना। नियमों को आसान बनाना यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को सरल करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना? रेगुलेशंस को कमजोर करना, सरल करना। प्रतिबंध को बोलते रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना? कम करना। और लाइसेंसिंग प्रणाली को बोलते हैं मेरे साथियों लाइसेंस, लाइसेंस को क्या करना? हटाना या कम करना। विदेशी व्यापार को सुलभ बनाना मतलब कि जो फॉरेन ट्रेड है उसको क्या बनाना? तो याद रखना है इजी बनाना। तो मेरे साथियों फॉरेन ट्रेड जो है उसको क्या करना? इजी बनाना, इजी उसको बनाना। ये सारे के सारे उदारीकरण का मतलब है। देखो हमारे यहां पहले ना विदेशी कंपनी वाले व्यापार नहीं कर सकते थे, या करते भी थे ना तो उन्हें बहुत सारे प्रतिबंधों से होकर के गुजरना पड़ता था। जैसे मान लो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भारत में इन्वेस्टमेंट करे, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो, मान लो आकर के यहां कोई उद्योग लगाना चाहते तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, है ना। उन्हें एक ऑफिस जाना पड़ता था, वहां से ये प्रमाणीकरण लेना पड़ता था कि भैया हाँ मैं प्रदूषण नहीं करूंगा। फिर दूसरे ऑफिस जाना पड़ता था, वहां पर जाकर के वो प्रमाणीकरण लेंगे कि मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर तीसरे पर जाएंगे, वहां पर बोलेंगे कि मैंने किसी की भी जमीन पर कब्जा नहीं कर रखा है। फिर चौथे पर जाएंगे, वहां पर जाकर के बोलेंगे कि भाई जो भी मैं प्रदूषण करूंगा उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। ऐसे अलग अलग ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इतने सारे चक्कर लगाने के कारण विदेशी व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता था। वो आता था जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, और यहां आकर के ये सारे चक्कर देख करके वो वापस चला जाता था कि अरे यार भारत में व्यापार करने का कोई खास उद्देश्य नहीं है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ये मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की। तो उदारीकरण का मतलब है नियमों को सरल करना। उदारीकरण का मतलब एक और होता है, उदारीकरण का मतलब होता है खुली अर्थव्यवस्था को अपनाना, ओपन इकोनॉमी को अपनाना, खुली अर्थव्यवस्था को अपनाना, खुली अर्थव्यवस्था को अपनाना, खुली अर्थव्यवस्था को अपनाना, खुली अर्थव्यवस्था को अपनाना। उदारीकरण का मतलब होता है भारत के बाजार को विश्व के बाजार के साथ जोड़ना। क्या बोलेंगे? भारत के व्यापार को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना, भारत के व्यापार को वैश्विक बाजार, वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना, वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना, यह भी तो होता है, वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना, यह भी तो आप कह सकते हैं, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि हम बोल सकते हैं निवेश को बढ़ावा देना। उदारीकरण का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा देना, यह भी तो हम कर सकते हैं कि निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। तो उदारीकरण का मतलब यह है, ठीक है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? जल्दी से बताओ, उदारीकरण का मतलब यह होता है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे हैं मेरे साथियों निजीकरण के बारे में। किसके करण के बारे में? निजीकरण के बारे में। अगला हेडिंग डालेंगे निजीकरण। निजीकरण, निजीकरण का क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। निजीकरण का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन आप इसे कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्राइवेटाइजेशन। देखो निजीकरण का सामान्य मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थों में इसका मतलब होता है, क्या होता है सामान्य अर्थों में इसका मतलब? तो निजीकरण का मतलब होता है निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों में भूमिका प्रदान करना। सार्वजनिक क्षेत्रों में, पब्लिक सेक्टर में, निजी क्षेत्रों को पब्लिक सेक्टर में भूमिका को बढ़ावा देना, भूमिका को बढ़ाना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो मेरे साथियों पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज द रोल ऑफ, इंक्रीज द, या इनकरेज भी आप इसे कह सकते हैं, इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में भूमिका को बढ़ावा देना, ये इसका मतलब है। जैसे रेलवे का निजीकरण किया गया, है ना, इसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विनिवेश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनिवेश भी बोल सकते हैं। और इसका भी मतलब यही होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, जिसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के नाम से आप जानते हैं, पीएसयू बोलते हैं, उसमें निजी क्षेत्रों को क्या करना? निजी क्षेत्रों को मेरे साथियों क्या बोलते हैं? रोल देना। निजी क्षेत्रों को मेरे साथियों कुछ चीजें देना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुनना, मैं इस बात को और मैं बताने की कोशिश करता हूं। विनिवेश का मतलब होता है कि पीएसयू में, पीएसयू अभी लिखो, मैं बताता हूं पीएसयू क्या होते हैं। पीएसयू में निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना भी बोल सकते हैं। आमंत्रित मतलब घुसाना या उनको बुलाना, आमंत्रित करना। ऐसा क्यों किया जाता है? मुझे एक बात बताओ, रेलवे में निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया, रेलवे का निजीकरण किया गया, है ना। तो ऐसा क्यों किया गया? ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्या कारण था इसका? मैं बताता हूं क्या कारण है।
अच्छा, सबसे पहले तो यहां पर पीएसयू का मतलब लिखो। पीएसयू का मतलब होता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट के नाम से आप इसे जानते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट आप इसे कह देते हैं। जैसे मैं उदाहरण भी आपको बता देता हूं, बीएसएनएल, तो बीएसएनएल सरकार का एक उपक्रम है, वैसे ही एमटीएनएल, ऐसे ही वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड है ना, वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड आप इसे कह देते हैं। वैसे ही मेरे साथियों एलआईसी है ना, वैसे ही रेलवे, रेलवे की जगह आप लिखो एनटीपीसी, एनटीपीसी। तो ये सारे के सारे ऐसे उपक्रम हैं जो मेरे साथ, जैसे भेल, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। तो अगर इनमें निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया जाएगा, निजी क्षेत्रों को प्रमोट किया जाएगा, तो याद रखना इनका जो है भूमिका वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये बताओ। ठीक है, इनकी भूमिका बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे रेलवे में, रेलवे के अंदर निजी क्षेत्र को प्रमोट किया गया, तो रेलवे के टॉयलेट सुधर गए, क्लीनिंग अच्छी खासी होने लग गई। रेलवे में थर्ड एसी में, भगवान करे आप सभी की दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाए, तो आप लोग थर्ड एसी में सफर करो फिर। और जब थर्ड एसी में सफर करोगे ना मेरे दोस्त, तो आपको ओढ़ने की चादर, बेडशीट, तकिया, पीलो बोलते हैं इसे, ऐसे मैं हिंदी में तकिया ही लिखूंगा इसको, है ना, तकिया, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अगर आपके टेबल पे नहीं है ना, तो तुरंत एक मेरे साथियों टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है, टोल फ्री नंबर। उस नंबर पे आपको बस केवल कॉल करना है और बोलना है कि मैं इस चैम्बर में हूं, इस बोगी में हूं, ये मेरी सीट नंबर है और यहां ये चीज अवेलेबल नहीं है। 5 मिनट में आपके पास चीजें आएगी, 5 मिनट में। यहाँ के टॉयलेट्स की हम बात कर ले, बहुत ही प्यारे टॉयलेट्स, मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन मेरे साथियों, यहां पर टॉयलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर अगर कहीं पर जाएगा, कोई काम करेगा, तो मेरे साथियों अच्छा ही काम करेगा, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। ओके, अब देखो, ये हो गया आपका निजीकरण। तो निजीकरण के बाद में एक और है मेरे साथियों, जिसे बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। वैश्वीकरण को और भी नामों से जाना जा सकता है, जैसे इसे भूमंडलीकरण भी कह देते हैं। भूमंडलीकरण किसके नाम से जानते हैं? भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। सर पीएसयू में पार्क नहीं आते क्या? नहीं अनिल, पीएसयू में पार्क थोड़ी आते हैं। पार्क तो सरकारी संपत्ति है, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बात की जा रही है, यूनिट्स की बात की जा रही है, बड़े बड़े उद्योगों की बात की जा रही है ना। आगे बात समझ में बेटा? देखो, वैश्वीकरण का मतलब होता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं। वैश्वीकरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। इसे ग्लोबलाइजेशन आप कह देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मेरे साथियों, आसान से शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं, तो भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमी, मतलब भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ना। ठीक है, तो याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को विश्व की या वैश्विक बाजार से जोड़ना, ऐसा लिखो, वैश्विक बाजार से जोड़ना, वैश्विक बाजार, ग्लोबल मार्केट से जोड़ना, यह कहलाता है मेरे साथियों वैश्वीकरण। या और आसान भाषा में समझो तो भारत के व्यापार को, भारत के व्यापार को अन्य देशों के साथ या अन्य देशों के व्यापार के साथ जोड़ना,
भारत के व्यापार को अन्य देशों के व्यापार के साथ जोड़ना या व्यापार को बढ़ावा देना भी आप इसे कह सकते हैं, यह भी सही है। वैश्वीकरण का मतलब होता है हमारे इस भारतीय बाजार को अमेरिका के बाजार से जोड़ना और जापान के बाजार से जोड़ना, जर्मनी के बाजार से जोड़ना, यानी कि इन सभी मार्केट से जोड़ना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वैश्वीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं इसे? वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए, तो ये वैश्वीकरण की बारे में भी मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो बताने की जरूरत थी मुझे, मैंने उसको यहां पर बताने की कोशिश की। ओके, बताओ एक बार, यहां तक की बातें ओके है आप लोगों को? ठीक है ना? जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया तो ठीक है। अब देखो यहां से सवाल कैसे आते हैं वो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि सवाल किस तरीके से आते हैं। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। आपने एक शब्द को सुना होगा मेरे साथियों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता जिसे बोलते हैं। इसको बढ़ाना ये भी इसी के अंतर्गत आता है, वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है विनय भाई, बार बार कमेंट मत करो एक ही, तो याद रखना मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए, क्या बोलते हैं इसे? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपनाना, मुक्त व्यापार समझौता इसे बोल देते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपनाना ये भी आप इसमें कह सकते हो, है ना? किसमें? इस वैश्वीकरण में। या विदेशी संस्थाओं की जो भूमिका है उसको बढ़ावा देना, ये भी आप कह सकते हो। विदेशी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ावा देना, विदेशी संस्था जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनकी भूमिका को इंडियन मार्केट में बढ़ावा देना, इनकरेज करना, भूमिका को बढ़ाना। ठीक है, तो ये मेरे साथियों वैश्वीकरण से संबंधित है। और देखो आपकी एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में मैं इस बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के लिए की जानी चाहिए। देखो दिल्ली पुलिस में अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं क्षेत्र है ना? इसके अलावा मेरे साथियों एक टॉपिक है व्यापार नई आर्थिक नीति के नाम से, इसलिए मैं इस टॉपिक को बता रहा हूं आप लोगों को। यहां से ऐसे ही नॉर्मल से सवाल पूछे गए हैं केवल, पर हाँ ये अगर भाव आपने समझ लिया तो आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं वो जरा समझना, सुनना मेरी बात को, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। है ना? बहुत बढ़िया। चलो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी से एक बार बताएं। हाँ, पीवाईक्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे गए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, मुझे क्वेश्चन इसे लेकर के आने चाहिए थे, है ना? देखो सवाल पूछे गए थे मेरे साथियों, एक सवाल मैं आपको बताता हूं उदारीकरण से संबंधित है मेरे पास में सवाल, है ना? सुनना, मेरे सवाल को सुनना। ये 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। सवाल यह था उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। मैं इस सवाल को इसके अंदर रुको, कंप्यूटर के अंदर आपके डिजिटल बोर्ड पर ही लेकर के आने की कोशिश करता हूं। आप मुझे इसका जवाब देना, आप मुझे इसका जवाब देने की कोशिश करना, है ना? शायद यहां से आपको
कुछ दिशा मिल सके। देखना जरा, मैं यहां पर एक सवाल लेकर के आता हूं, भाव अगर आप समझे होंगे तो आप अच्छे से इसका जवाब दे दोगे, है ना। ये क्वेश्चंस पूछा गया था एक बार, इस क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना कभी बने तो, है ना। देखो ये सवाल यहां पर आया था, ये एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, है ना, 2023 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या था वो देखना जरा। सवाल था उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है उदारीकरण के अंतर्गत, है ना। तो देखो पहला है करों में वृद्धि करना। क्या करों में वृद्धि करके उदारीकरण को अपनाया जा सकता है मेरे साथियों? तो करों में वृद्धि करके उदारीकरण को थोड़ी अपनाया जा सकता। उदारीकरण का मतलब होता है नियमों को सरल कर देना। आ रही बात समझ में? नियमों को क्या कर देना? सरल कर देना। अच्छा, कुछ इशू इंग्लिश वालों को भी है, क्यों बात नहीं। देखो ये सवाल पूछ रहा है कि जो लिबरलाइजेशन है मेरे साथियों, उसको किस तरीके से, उसकी मेथड को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, वो सवाल है। पहला है टैक्स में वृद्धि करना, पहला है टैक्स मेरे साथियों बढ़ा देना, करों में वृद्धि करना। दूसरा है आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को कठिन बनाना। कठिन का मतलब होता है टाइट बनाना मेरे साथियों। अब मुझे बताओ जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उसको टाइट करना होता है क्या इसमें? भाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को टाइड अगर आप करोगे तो मेरे साथियों इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को क्या करोगे? टाइड करोगे। तो ये कोई उदारीकरण थोड़ी होता। उदारीकरण का मतलब होता नियमों को सरल करना। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सी है अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना। मैंने बताया ना कि लाइसेंस को हटा लेना, समाप्त कर लेना, कम कर लेना। तो ये इसका ज्यादा सही आंसर है मेरे दोस्त। डी वाला क्या बोल रहा है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तय करने पर प्रतिबंध लगाना। देखो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को तय करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है मेरे साथियों, यह भी गलत है। सवाल इसका सही आंसर क्या होगा? सी ही इसका सही आंसर होगा। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आए। मैं एकाद मेरे साथियों एकाद और आपको बताता हूं इसके अंतर्गत। एकाद सवाल और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके, एक मिनट। हाँ, ये मुझे आप बताना। एक सवाल मेरे पास में और है वैश्वीकरण से संबंधित, इसका जवाब आप लोग देना, इसका जवाब देने की कोशिश करो। चलो ये वाला सवाल करके दिखाओ मेरे दोस्त, है ना। टाइप ही करवा के ले आना था ऐसे मुझे, कोई बात नहीं, मैं कल औद्योगिक क्षेत्र आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये सवाल भी कब पूछा गया है। देखो कॉन्सेप्ट पे चीजें चलेगी यार, है ना, कॉन्सेप्ट पे चीजें चलेगी तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपको भी समझ में आएगी। इसका जवाब दीजिए। सवाल कह रहा है मेरे साथियों, देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का परिणाम डॉट 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 होगा। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी से जोड़ेंगे तो इसका जो भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिंग टू कंट्रीज, है ना, फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये आपसे पूछा गया। उत्पादकों द्वारा मूल्य वृद्धि होगी क्या? ये बताओ, क्या उत्पादकों के द्वारा मूल्य की वृद्धि होगी मेरे साथियों? पहली बात तो अगर वैश्वीकरण से हम जोड़ेंगे तो हमारे देश के व्यापार को विदेशी व्यापार के साथ में हम कनेक्ट कर पाएंगे, तो मूल्य वृद्धि, प्राइस तो बढ़ेगा नहीं मेरे साथियों, ये तो गलत हो गया। फिर उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं बदलाव होगा, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा। कंपटीशन तो प्रोड्यूसर्स के बीच में और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम भारत में व्यापार कर रहे थे, अब वैश्वियों के साथ में व्यापार करेंगे, दूसरे देशों के साथ में व्यापार करेंगे, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी, नहीं, इनके बीच तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी ना, ये तो गलत ही हो गया। चौथा है उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। लो भाई, इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया था, है ना। तो इसका क्या आंसर होने वाला? डी होने वाला। वैश्वीकरण, देखो जब दो या दो से अधिक देशों को या अलग अलग देशों को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत, वैश्वीकरण के अंतर्गत, भूमंडलीकरण के अंतर्गत, तो जो प्रोड्यूसर्स है उनके बीच में कंपटीशन जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, चीजें सस्ती होगी। अगर मेरे पास में 4 दुकान, मान लो मैं कपड़े लेने गया, कपड़ा मार्केट चला गया, वहां पर बहुत सारी दुकान है, तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। भाई मेरी इच्छा, मैं जहां से कपड़े खरीदना चाहता हूं वहां से खरीदूं। आ गई बात समझ में? तो ये बात आपको याद रखना है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आई ये बात या नहीं आई मेरे दोस्त? है ना, अगर नहीं आई तो मुझे बताना जरूर आप। चलो कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं।
कुछ और सवाल अगर मेरे पास में आए तो हाँ, ये वाला सवाल, इसका जवाब दीजिए आप लोग, इसका जवाब दीजिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाता हूं और इसका जवाब आप लोग देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। बताओ, इसका जवाब दो मेरे दोस्त, इसका जवाब दो, इसका जवाब आप सभी लोग देंगे। क्या इसका जवाब होने वाला? भारत सरकार उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की नीति का अनुसरण कब से कर रही है? और ये सवाल कब पूछा गया है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में, है ना, और मेरे साथियों 2009 में भी पूछा गया है। कब से कर रही है? 1984 से, 1991 से, 2004 से या 1996 से? बताओ कब से कर रही है मेरे साथियों, बताओ बताओ कब से कर रही है, कब से कर रही है? तो याद रखना है 24 जुलाई 1991 से कर रही है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 24 जुलाई 1991 से कर रही है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दरअसल और आर्थिक नीति के बारे में कुछ बातें थी जो मुझे समझाना थी आप लोगों को, आपको समझ में आई होगी। अब देखो मेरे दोस्त, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है। अभी मैं कुछ बातें आपको ये भी बता देता हूं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक, अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं क्षेत्र मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या? ये बताओ, क्या अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं क्षेत्र मैंने आपको पढ़ा दिया? तो याद रखना है, अर्थव्यवस्था के प्रकार भी मैंने पढ़ा दिया और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, ये भी मैंने पढ़ा दिया। मुद्रा और बैंकिंग भी मैंने पढ़ा दिया। तो पंचवर्षीय योजनाओं को भी मैंने पढ़ा दिया और मुद्रा और बैंकिंग वाला टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। पूंजी बाजार और स्टॉक एक्सचेंज क्या मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। तो वित्तीय बाजार, पूंजी बाजार, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बजट क्या मैंने आपको पढ़ा दिया है? तो बजट भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये लास्ट वाला जो बजट है मुझे हैंड रिटन आपको पढ़ाना है ना। फिर एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? टैक्सेशन भी आपका हो गया, गरीबी भी हो गया है ना। तो हमारा अब केवल और केवल 3 टॉपिक बच रहे हैं। एक तो औद्योगिक नीति वाला टॉपिक बच रहा है, वो मैं पढ़ाऊंगा, और एक और टॉपिक है जहां से सवाल आते हैं, रिपोर्ट एंड सूचकांक, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रिपोर्ट एवं सूचकांक, और एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा औद्योगिक नीति, और एक आपको जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ाना है। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ाना है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस सप्ताह में आपकी इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इस सप्ताह में, है ना, आपकी इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। आ रही बात समझ में? बैंकिंग में करवा चुका हूं, बैंकिंग मैंने करवाया ना आप लोगों को? नहीं करवाया? करवाया है यार बैंकिंग, मुद्रा वाला टॉपिक। अच्छा, बैंकिंग बचा हुआ है, बैंकिंग बचा हुआ है आपके इसमें, है ना। बैंकिंग अभी बचा हुआ है ना। इस सप्ताह में करवा दूंगा कंप्लीट, इस सप्ताह में मैं आपकी क्लास कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो इस सप्ताह में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, दिल्ली पुलिस का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बार बार मुझसे मत पूछना कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। इस सप्ताह में आपके सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगा। कब करवाऊंगा? इसी सप्ताह में करवाऊंगा। ठीक है, बैंकिंग, हाँ बैंकिंग सर, हाँ बैंकिंग करवाऊंगा। बैंकिंग नहीं हुई है, मैंने देखा अभी नहीं हुई बैंकिंग, है ना। तो ये दरअसल आज के लिए इतना ही करूंगा। आज क्या मेरी एग्जाम थी, इस वजह से थोड़ा सा थकान और ये सब हो रही है ना। तो कक्षा अब हम कल ही शुरू करेंगे कि कल जो है बैंकिंग के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, सॉरी कल हम औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो कल जो हमारी क्लास होगी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में होगी, याद रखना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि यहां से भी कई सारे सवाल आपकी परीक्षा में आए हैं। क्या क्या सवाल आए कि कौन कौन सी औद्योगिक नीति में क्या क्या कुछ खास बातें थी, प्रस्ताव कौन कौन से थे, है ना, किन किन श्रेणियों में उनको बांट करके देखा गया। ऐसे सवाल कई सारे हैं जो यहां से संबंधित पूछे गए हैं। तो मैं इन टॉपिक्स को भी कराऊंगा। तो अभी मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला टॉपिक पढ़ाना है। दूसरा मेरे साथियों, मुझे रिपोर्ट भी पढ़ानी है, रिपोर्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट एंड सूचकांक इंडेक्स भी आपको मैं कराऊंगा। इसके साथ ही मेरे साथियों एक जनगणना वाला टॉपिक है। अगर आपको ज्योग्राफी में जनगणना करवा दिया है मैडम ने तो फिर मैं नहीं करवाऊंगा, है ना। और एक और टॉपिक मैंने आपको बताया बैंकिंग,
है ना। तो बैंकिंग टॉपिक तो ऐसे बहुत ही आसान है, ये भी मैं करवाऊंगा। और एक और टॉपिक बचा हुआ है मेरे साथियों, वो बजट वाला हिस्सा। मैंने बोला था ना लिखवा करके कराऊंगा, तो बजट 2025 का जो हिस्सा था उसको भी मैं कराने की कोशिश। तो ये हमारे टॉपिक बचे हों। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एनडीसी भी करवा देंगे, गुनगुन का प्रश्न है सर एनडीसी, तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये इतना पार्ट बचा हुआ है, समय लगेगा, इस सप्ताह में करवा दूंगा। बैंकिंग वाला जो चैप्टर है मैं थोड़ा पीडीएफ का उपयोग करूंगा इसके अंदर, है ना, पीडीएफ का उपयोग इसके अंदर मैं करूंगा बैंकिंग वाले चैप्टर में, याद रखना। जनगणना में भी पीडीएफ का उपयोग होगा ही होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों का क्रम और ये सब याद करने के लिए मैं कोशिश करवाऊंगा आपको याद करने की, ठीक है। औद्योगिक नीति में कल लिखवाऊंगा इसको, बजट भी मैं आपको लिखवाऊंगा क्योंकि आपको उसमें पढ़ने में असुविधा होती है, ठीक है ना। चलिए, कब तक हो जाएगा, तो इस वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चाहे मैं सैटरडे को भी क्लास ले लूंगा, लेकिन इस वीक में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, चलो, किसी का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जिसके सवाल नहीं हो वो जा सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। बताओ, किसके कोई सवाल हो तो पूछ लो। बताओ एक बार, बताएंगे एक बार। है ना। हाँ जी, ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल मेरा आपको नमस्ते, नमस्ते भाई, नमस्ते। आरबीआई बैंकिंग का हिस्सा है ना, क्यों चिंता कर रहे हो, आरबीआई बैंकिंग का हिस्सा है। बहुत बढ़िया, अभी समय लगेगा बेटा इसको, है ना। क्या बात है, हाँ जी बिल्कुल, एसएससी जीडी यहां से हो सकता है। चलिए फिर बाकी चर्चाएं करते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।